आज के इस क्लास में हम BA 4 सेमेस्टर मेजर पेपर 5 पॉलिटिकल साइंस में आपको पूंजीवाद के बारे में भी पढ़ना है। पूंजीवाद के अर्थ, विकास और प्रासंगिकता के बारे में भी आपको पढ़ना है। तो आज की इस क्लास में हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। तो इससे रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पहले देख लेते हैं, उसके बाद हम पूंजीवाद के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो अंत तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा क्योंकि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहने वाला है। पहला क्वेश्चन है आपका, पूंजीवाद की एक आर्थिक प्रणाली के रूप में मौलिक विशेषता क्या है? ऑप्शन ए, सभी पूंजीगत वस्तुओं का सरकारी स्वामित्व। ऑप्शन बी, निजी व्यक्तियों या व्यवसायों द्वारा पूंजीगत वस्तुओं का स्वामित्व और लाभ के लिए उत्पादन पर नियंत्रण। ऑप्शन सी, राज्य द्वारा केंद्रीकृत आर्थिक योजना। या फिर ऑप्शन डी, श्रमिक द्वारा सामूहिक रूप से उत्पादन के साधनों का स्वामित्व। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। दूसरा क्वेश्चन है, एक शुद्ध पूंजीवादी प्रणाली में वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें मुख्य रूप से कैसे निर्धारित होती है? ऑप्शन ए, केंद्रीय योजना द्वारा। ऑप्शन बी, सरकारी आदेश द्वारा। या फिर ऑप्शन सी, मुक्त बाजार में मांग और आपूर्ति द्वारा। या फिर ऑप्शन डी, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पूंजीवाद का एक मूल सिद्धांत माना जाता है जो निवेश के लिए प्रोत्साहन प्रदान करता है? ऑप्शन ए, सामूहिक स्वामित्व। ऑप्शन बी, संपत्ति अधिकारों की अनुपस्थिति। ऑप्शन सी, निजी संपत्ति अधिकार। ऑप्शन डी, सभी साधनों पर राज्य का नियंत्रण। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। चौथा क्वेश्चन है, पूंजीवाद में लाभ प्रेरणा का अर्थ है? ऑप्शन ए, श्रमिकों की उच्च वेतन कमाने की इच्छा। ऑप्शन बी, सरकार की राजस्व अर्जित करने की इच्छा। या फिर ऑप्शन डी, व्यापारिक गतिविधियों को लाभ कमाने की इच्छा। ऑप्शन डी, धन के नैतिक वितरण की भावना। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। पांचवा क्वेश्चन है, पूंजीवाद मुख्य रूप से यूरोप की किन पूर्व आर्थिक प्रणालियों से विकसित हुआ? ऑप्शन ए, साम्यवाद और समाजवाद। ऑप्शन बी, सामंतवाद और वाणिज्यवाद। ऑप्शन सी, वस्तु विनिमय और जनजातीय व्यवस्था। ऑप्शन डी, अराजकतावाद और सामूहिकतावाद। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। 6 नंबर क्वेश्चन पूछा है, पूंजीवाद की शुरुआत से जुड़ी एक प्रमुख ऐतिहासिक घटना कौन सी है? ऑप्शन ए, कृषि क्रांति। ऑप्शन बी, पुनर्जागरण। ऑप्शन सी, औद्योगिक क्रांति। ऑप्शन डी, रोमन साम्राज्य का पतन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। 7वां नंबर क्वेश्चन पूछा है, वाणिज्यवाद को चुनौती देने वाले और जिनके विचारों ने पूंजीवाद का मार्ग प्रशस्त किया वे कौन थे? ऑप्शन ए, कार्ल मार्क्स। ऑप्शन बी, जॉन लॉक। ऑप्शन डी, एडम स्मिथ। ऑप्शन डी, लुक ब्लॉक। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। 8 नंबर क्वेश्चन पूछा है, पूंजीवाद से प्राय जुड़ा एक लाभ क्या है? ऑप्शन ए, यह स्वाभाविक वर्ग संघर्ष पैदा करता है। ऑप्शन बी, या फिर ऑप्शन सी, या फिर ऑप्शन डी। सबका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। 9 नंबर क्वेश्चन पूछा है, पूंजीवाद से जुड़ी एक सामान्य आलोचना क्या है? ऑप्शन ए, यह नवाचार और आविष्कार को प्रोत्साहित करता है। ये गलत है। ऑप्शन बी, यह पूंजी संसाधनों के अधिक कुशल आवंटन की ओर ले जाता है। ये भी गलत है। ऑप्शन सी, यह अत्यधिक धन असमानता और सामाजिक विषमताएं पैदा कर सकता है। ये सही जवाब है। ऑप्शन डी, यह जीवन स्तर को ऊपर उठाता है। ये गलत जवाब है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। 10 नंबर क्वेश्चन है, मिश्रित पूंजीवादी प्रणाली शुद्ध पूंजीवाद से कैसे भिन्न होता है? ऑप्शन ए इसका आंसर होगा, या फिर ऑप्शन बी, या सी, या फिर डी। तो आप सब इसका आंसर कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। 11 नंबर क्वेश्चन पूछा है, कार्ल मार्क्स पूंजीवाद के आलोचक क्यों थे? ऑप्शन ए, क्योंकि उन्होंने इसे व्यापक समृद्धि उत्पन्न करने वाला देखा। ऑप्शन बी,
क्योंकि उन्होंने इसे सामाजिक असमताओं को कम करने वाला देखा। ये दोनों गलत है ऑप्शन। ऑप्शन सी, क्योंकि उन्होंने इसे सामाजिक बुराइयों और भारी असमताओं और आत्मविनाश की प्रवृत्तियों को जन्म देने वाला माना। ये सही जवाब है। ऑप्शन डी, क्योंकि उन्होंने इसे वर्गों के बीच सौहार्दपूर्ण संबंध बढ़ाने वाला माना। ये गलत है। सही आंसर ऑप्शन सी होगा। तो ये है आपका लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का। इसके बाद हम पूंजीवाद के बारे में पढ़ेंगे। तो 12 नंबर क्वेश्चन पूछा है, सत्य या असत्य में ही आपको जवाब देना है। एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों के स्वामी आमतौर पर वे श्रमिक होते हैं जो उन्हें चलाते हैं। ऑप्शन ए सत्य या फिर ऑप्शन बी असत्य। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी असत्य। तो अब हम पूंजीवाद के बारे में पढ़ेंगे। ये जो पूंजीवाद के बारे में लिखा हुआ है ये सब आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। तो इसको मैं रीड नहीं करने वाली हूँ, ये सब आप लोग रीड करेंगे, पढ़ेंगे और अपने कॉपी में नोट करेंगे। मैं सिर्फ आपको इसका मतलब समझाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पूंजीवाद एक ऐसी आर्थिक व्यवस्था है जिसमें चीज़ों का उत्पादन, जैसे फैक्ट्री में सामान बनाना, उनके मालिकाना हक और व्यापार निजी लोगों या कंपनियों के पास होता है, न कि सरकार के पास। इसमें लोग मुनाफा कमाने के लिए व्यापार करते हैं। कौन सा चीज़ कितने में बिकेगा या किसकी कितनी कीमत होगी ये सरकार तय नहीं करती, बल्कि बाजार में मांग मतलब डिमांड और आपूर्ति मतलब सप्लाई पर निर्भर करता है। तो इसको अब हम उदाहरण से समझते हैं। तो उदाहरण है, अगर बहुत सारे लोग मोबाइल खरीदना चाहते हैं, तो मोबाइल खरीदना मतलब क्या हुआ, डिमांड हुआ, और मोबाइल की संख्या कम है मतलब सप्लाई कम है, तो कीमत बढ़ेगी। अगर मोबाइल बहुत ज़्यादा है लेकिन खरीदने वाले कम है तो कीमत घटेगी। पूंजीवाद में सरकार कम दखल देती है और व्यापार करने वाले लोग अपने फायदे के लिए काम करते हैं। तो ये था पूंजीवाद का मतलब। अब हम आगे पढ़ेंगे। तो अब हम पूंजीवाद का अर्थ समझेंगे। मीनिंग ऑफ कैपिटलिज्म। मूल रूप से पूंजीवाद कुछ प्रमुख स्तंभों पर आधारित है। इसमें आपका पहला स्तंभ है निजी संपत्ति, प्राइवेट प्रॉपर्टी। मतलब हर इंसान या कंपनी को अपने नाम पर जमीन, घर, दुकान, फैक्ट्री या शेयर रखने का पूरा हक होता है। जैसे आपका खुद का घर या खेत हो सकता है। तो जब चीज़ें आपकी खुद की होती है तो आप उन्हें अच्छे से संभालते हैं और आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो यही होगा प्राइवेट प्रॉपर्टी में। आपको बस इतना ही लिखना है। तो आपका दूसरा स्तंभ है लाभ कमाने की प्रेरणा, प्रॉफिट मोटिव। इसका मतलब होता है लोग व्यापार इसलिए करते हैं ताकि लाभ कमा सके। जैसे एक दुकानदार सामान बेचकर पैसे कमाता है, उसका मकसद मुनाफा कमाना होता है। तो इससे फ़ायदा क्या होता है, जब लोग अपने फ़ायदे के लिए काम करते हैं तो देश की अर्थव्यवस्था भी तरक्की करती है। तो ये था आपका लाभ कमाने की प्रक्रिया के बारे में। तीसरा स्तंभ है आपका बाजार तंत्र, मार्केट मैकेनिज्म। तो इसका मतलब होता है चीज़ों की कीमत सरकार नहीं तय करती, बल्कि खरीदने और बेचने वालों के बीच यह तय होती है। जैसे अगर आम की मांग ज़्यादा है और सप्लाई कम है तो दाम बढ़ जाएगा। चौथा स्तंभ है प्रतिस्पर्धा मतलब कंपटीशन। इसका मतलब होता है कोई भी व्यक्ति या कंपनी व्यापार शुरू कर सकती है और अगर चाहे तो बंद भी कर सकती है। जैसे दो मोबाइल कंपनियां एक दूसरे से अच्छी क्वालिटी और सस्ती कीमत में टक्कर लेती है। इससे फ़ायदा क्या होता है, इससे ग्राहक को अच्छा और सस्ता सामान मिलता है। तो यही इसका मतलब था प्रतिस्पर्धा का। पांचवा स्तंभ है चयन की स्वतंत्रता, फ्रीडम टू चूज। इसका मतलब होता है लोग अपनी मर्जी से काम, नौकरी, व्यापार या चीज़ें खरीदने की आज़ादी रखते हैं। जैसे आप चाहे तो एक ब्रांड का साबुन खरीदें या दूसरे, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। इसका यही मतलब था। तो आपका ये छठा स्तंभ है सरकार की सीमित भूमिका, लिमिटेड रोल ऑफ गवर्नमेंट। तो इसका मतलब होता है सरकार सिर्फ यह देखती है कि कानून का पालन हो, चोरी या ज़बरदस्ती न हो। व्यापार में वह बहुत ज़्यादा दखल नहीं देती। जैसे सरकार ये देखती है कि कोई आपकी
ज़मीन ज़बरदस्ती न ले, लेकिन वो ये नहीं कहती कि आप कौन-सा मोबाइल बेचें। तो ये लिमिटेड ऑफ रोल गवर्नमेंट का यही मतलब था। ये था आपका 6वां स्तंभ, जो कि पूंजीवाद के अर्थ के अंतर्गत आता है। तो पूंजीवाद का अर्थ के बारे में अब हम पढ़ चुके हैं। तो अब हम पूंजीवाद का विकास के बारे में पढ़ेंगे। पूंजीवाद का विकास। पूंजीवाद मतलब कैपिटलिज्म एक दिन में नहीं उभरा, बल्कि यह अलग-अलग ऐतिहासिक चरणों से गुजरकर विकसित हुआ। तो आपका पहला चरण है प्रारंभिक चरण, जो कि प्राचीन काल से मध्य काल के अंत तक है। तो इसका मतलब होता है कि पुराने ज़माने में जैसे मिस्र, ग्रीस, भारत में लोग दूर-दराज व्यापार करते थे। वे कुछ खास चीज़ें जैसे मसाले, कपड़े, सोना खरीदते बेचते थे। इटली के शहर जैसे फ्लोरेंस और वेनिस में व्यापार बहुत बढ़ा। यह पूरा पूंजीवाद नहीं था, लेकिन इसकी शुरुआत की झलक थी। हमारा दूसरा चरण है कृषि पूंजीवाद, एग्रेरियन कैपिटलिज्म। इस समय में क्या हुआ, खेती में बदलाव आया 14वीं से 16वीं शताब्दी के बीच। तो इस टाइम में क्या हुआ कि यूरोप में जमींदारों और मजदूरों के बीच झगड़े होने लगे। इंग्लैंड में गांवों की जमीन जो पहले सभी के लिए होती थी, अब अमीर लोग अपने नाम करवा लेते थे। इसे इनक्लोजर कहा गया है। इससे गरीब लोग जमीन विहीन मजदूर बन गए और उन्हें अब नौकरी करनी पड़ी। अब खेती मुनाफे के लिए होने लगी, यानी पूंजीवाद की जड़ें मजबूत होने लगी। तीसरा स्तंभ है वाणिज्यिक पूंजीवाद या मर्केंटिलिज्म, 16वीं से 18वीं शताब्दी तक। इसमें क्या हुआ कि अब राजा और सरकारें चाहती थी कि उनका देश ज़्यादा अमीर हो। इसके लिए उन्होंने निर्यात बढ़ाया, आयात कम किया और उपनिवेशों पर कब्जा किया। जैसे भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी आई, सरकारें व्यापार पर बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने लगी। इस समय कंपनियां व्यापार से लाभ कमाने लगी, लेकिन फैक्ट्री जैसे चीज़ें अभी नहीं थी। चौथा चरण है औद्योगिक पूंजीवाद, मतलब इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म। ये 18वीं सदी से आगे के बारे में बात करता है। इसमें क्या हुआ कि इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हुई, मशीनें बन गई, फैक्ट्रियां खुल गई। व्यापार से ध्यान हटाकर अब औद्योगिक में पैसा लगाया जाने लगा। एक साथ बहुत सारी चीज़ें बनना शुरू हो गई। इसे मास प्रोडक्शन कहते हैं। लोगों के काम बंटने लगे, कोई सिर्फ काटता था, कोई सिर्फ जोड़ता था। अब पूंजीवाद पूरी तरह से फैल गया और पूरी दुनिया में छा गया। पूंजीवाद में महत्वपूर्ण योगदान रहा है एडम स्मिथ जी का। तो एडम स्मिथ का एक बुक आता है जो कि जिसका नाम है द वेल्थ ऑफ नेशन, जो कि 1776 में ये बुक लिखा गया था। उन्होंने कहा, अगर लोग अपने फ़ायदे के लिए काम करेंगे तो पूरे देश को फ़ायदा होगा। उन्होंने फ्री मार्केट मतलब मुफ्त बाजार और कम सरकारी दखल की बात की थी। अब हम पूंजीवाद की प्रासंगिकता के बारे में पढ़ेंगे। तो पूंजीवाद आज भी दुनिया भर में सबसे प्रचलित आर्थिक व्यवस्था बना हुआ है। हालांकि अब यह ज़्यादातर मिश्रित अर्थव्यवस्था के रूप में मौजूद है, जहां सरकार का हस्तक्षेप अलग-अलग देशों में अलग-अलग स्तर पर होता है। इसकी प्रासंगिकता इस बात से साबित होती है। तो अब हम आगे पहला पॉइंट पढ़ेंगे। तो आपका पहला पॉइंट है आर्थिक तरक्की की नई खोज, आर्थिक विकास और नवाचार। पूंजीवाद की वजह से दुनिया में बहुत तेजी से आर्थिक विकास हुआ है। जैसे नई मशीनें बनी, फैक्ट्रियां खुली, मोबाइल, कंप्यूटर, इंटरनेट जैसे आविष्कार हुए। इसका नतीजा क्या हुआ कि लोगों का जीवन बेहतर हुआ, आमदनी बढ़ी। दूसरा पॉइंट है लचीलापन मतलब मजबूती। इसका मतलब होता है कि पूंजीवाद पर कई बार संकट आया, जैसे आर्थिक मंदी, लेकिन यह हर बार समय के साथ खुद को बदलता रहा और फिर से खड़ा हो गया। अब सरकारें नियम बनाती है, गरीबों के लिए योजनाएं लाती है, यानी पूंजीवाद ने थोड़ा बदलाव भी अपनाया। तीसरा पॉइंट है असमानता पर बहस, मतलब आज की सबसे बड़ी बहस है अमीर और गरीब के बीच बढ़ी खाई। कुछ लोग जैसे कार्ल मार्क्स, थॉमस पिकेटी कहते हैं कि पूंजीवाद में पैसा कुछ ही लोगों के पास जमा हो
जाता है, जिससे गरीबी, बेरोजगारी और गलतियां बढ़ती है। वहीं समर्थक कहते हैं कि अगर देश की अर्थव्यवस्था बढ़ेगी तो सबको फायदा होगा और गरीबी धीरे धीरे कम होगी। चौथा पॉइंट है भविष्य में बदलाव, मतलब पूंजीवाद का भविष्य क्या है। अब लोग सोच रहे हैं कि पूंजीवाद आगे कैसे बदलेगा। कुछ कहते हैं कि नई तकनीकें जैसे नैनो टेक्नोलॉजी इसे बदल सकती है। कुछ कहते हैं कि अब हमें नया सिस्टम चाहिए जो पर्यावरण और असमानता का ध्यान रखे। युवा पीढ़ी अब समाजवाद जैसे विचारों की तरफ भी आकर्षित हो रही है, क्योंकि उन्हें लगता है कि वे पूंजीवादी से हर किसी को फायदा नहीं हो रहा है। तो अब हम इसका सारांश समझते हैं। पूंजीवाद आज भी जरूरी है क्योंकि इससे धन और तरक्की होती है, लेकिन यह भी टिकेगा जब यह समानता और पर्यावरण जैसी समस्याओं को हल करने की कोशिश करेगा। तो बस इतना ही आज के वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में आप मेजर 5 का टॉपिक था पूंजीवाद के अर्थ और प्रासंगिकता के बारे में पढ़ना था, तो पूरा हम इस वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।